बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है रब की ज़ात से कि आप लोग सब खैरियत से हैं और क्लास का आगाज करते हैं। बस मुझे मेक श्योर कर दीजिए कि आप लोगों को आवाज क्लियर है। चैट बॉक्स में मैसेज करके कंफर्म कर दें ताकि फिर हम डिस्कशन का आगाज कर सकें अपने इंग्लिश रिलेटेड एक और अहम सवाल के हवाले से। जी बच्चों, तैयबा, वजीहा, रिमशा, बोलो। जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का टाइटल मौजूद है, लिखा हुआ है सेंटेंस करेक्शन। यानी मतलब तो बड़ा सिंपल सिंपल सा हो गया कि हमारे गिवन सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको अगर बदल दिया जाए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं। अब यहां भी बात समझना जरूरी है कि अगर मैं ऑप्शन ए बी सी और डी की जगह मतलब मुकम्मल मुकम्मल जुमले लिख दूं, यानी कि मैं पहला जुमला जो नजर आ रहा है, यू शुड नॉट हैव हर्टिंग द पुअर पपी, अगर ये जुमला नीचे दी हुई तब्दीलियों के साथ, जैसे कि यू शुड नॉट हैव हर्टेड द पुअर पपी, यू शुड नॉट हैव हर्टिंग द पुअर पपी, यू शुड नॉट हैव हर्ट द पुअर पपी, यू शुड नॉट हैव हर्ट्स द पुअर पपी, अगर मैं इस अंदाज से लिख दूं तो यकीनन आपका ये क्वेश्चन सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर के हवाले से कंसीडर किया जा सकता है। तो आज से हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस हवाले से होंगी कि हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर का है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन आखिर किन चीजों पर बेस करता है। सबसे पहली बात कि सर सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें पंक्चुएशंस भी शुमार होती हैं, उसमें ग्रामेटिकल रूल्स भी शामिल होते हैं और उसके साथ साथ उसमें सेंटेंस में इनफैक्ट जो क्लॉज का अरेंजमेंट होता है, लाइक फर्स्ट क्लॉज कैसा होगा, सेकंड क्लॉज कैसा होगा, उसके दरमियान में ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होंगे, उनके दरमियान में जो है वो कॉलन आएगा, सेमी कॉलन आएगा, कॉमा आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सारी बातें सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं एक आसान सी प्रैक्टिस ले, जिसे मैं कहूंगा कि वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है सेंटेंस कंप्लीशन की और सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर की, तो एक इंटरमीडिएट सी स्टेट है। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेंटेंसेस में थोड़ा ट्रिकी फैक्टर जो है, यानी जो एक ऐसा फैक्टर है कि जो सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, सेंटेंस वन क्विकली रिव्यू करें। क्या लिखा है? यू शुड नॉट हैव हर्टिंग द पीपल। हम ये बात जानते हैं कि हर्ट की जगह ना तो हर्टेड होता है ना हर्टिंग होता है, हर्ट्स हो सकता है, और हर्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो वो करेक्ट नहीं है, बी को देखूं तो वो तो किसी सूरत करेक्ट हो नहीं सकता, हैव हर्टिंग तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हैव हर्ट, अगर मैं लिखता हूं हैव हर्ट तो सवाल है सर कि हैव अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब तो सिंपल सिंपल है कि जो सेंटेंस में टेंस अप्लाई हुआ वो परफेक्ट है ना। दिमाग में फौरन से यही बात आती है कि जनाब जो सेंटेंस में अगर हैव लिखा है या हैज लिखा है या हैड लिखा है तो यकीनन वो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट की फैमिली से होगा, जबकि ये हकीकत जो है वो नामुकम्मल सी, यानी मैं कहूंगा कि आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, याद रखना, आधा सच हमेशा भारी पड़ जाता है, इसीलिए सच पता होना चाहिए पूरा। तो यहां पे लिखा है यू शुड नॉट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, ये जब कभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसमें ये दोनों अल्फाज दरअसल मॉड्यूलस पार्टिसिपेंट कहलाते हैं, मॉडल वर्ब का पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम समझते हैं कि जनाब कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब क्या है? ये सब मॉडल वर्ब है। अब इसके बाद अगर मैं इजाफा कर दूं शुड के बाद हैव का या फिर शुड के बाद हैव बीन का, तो सर ये पार्टिसिपेंट बेसिकली मॉडल वर्ब के साथ कनेक्टेड हैं। इनका इस बात से कतन कोई लेना देना नहीं है कि इसके बाद वर्ब की वो फॉर्म जो है वो इनफैक्ट हैव की जगह हैव की वजह से थर्ड होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक हो गया, आइए अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। ऑप्शन मतलब जो सेंटेंस है वो तो यकीनन गलत है, तभी तो कह रहा है सेंटेंस करेक्शन का। यू शुड नॉट हैव हर्टिंग नहीं हो सकता, यू शुड नॉट हैव हर्टेड, हर्टेड फॉर्म ही गलत है, हैव हर्टिंग नहीं हो सकता, हैव हर्ट, और ऑप्शन डी हैव हर्ट्स,
तो भाई यू अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या कर रही है यहां पे, इसका तो कोई काम ही नहीं बनता, है ना। आपको याद होगा कि जब कभी भी हमने सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब इस्तेमाल किए हैं तो मॉडल वर्ब्स के बाद हम हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करते। यू कैन ड्राइव द कार, वी शुड लव आवर कंट्री, है ना, दे मस्ट कंप्लीट देयर वर्क। तो होता क्या है कि हम मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी को देखो, जिसके बारे में तैयबा ने भी कहा, एक दो और स्टूडेंट ने भी कहा कि सर ऑप्शन सी सही होगा, तो बात में वजन है ना, क्योंकि हम मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाना चाहिए। आइए सेंटेंस टू पर चलते हैं। सेंटेंस टू को स्टडी करेंगे, और ये बात याद रखना मेरे बच्चों कि जब तुम लोग पढ़ रहे हो तो अपने जवाब साथ साथ देते चले जाना, सही है ना। तो डिस्कशन वाला मोड जो है ना वो हमारी लर्निंग में इजाफा करता है। ये कह रहे हैं आई हैव गैदर्ड मेनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, मैंने बहुत सारी मालूमात हासिल की हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। सर सेवरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मच इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या सेवरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बताइए। तेवा कहती हैं कि ऑप्शन सी होना चाहिए सर। अच्छा जी, लारेब कहती है ऑप्शन सी होना चाहिए, और कोई अरीबा है वो कहती है सी सी, यानी कि दो ऑप्शन होने चाहिए। भाई सी सी तो कोई ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। आई हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर सवाल तो ये है कि क्या इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता? इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, सवाल है मेरे। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता बताओ। इंफॉर्मेशन के मतलब क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मालूमात, यानी कि ये लफ्ज अपने मायनों में कलेक्टिव सेंस रखता है। ये लफ्ज अपने मायनों में कलेक्टिव सेंस यानी कि कलेक्टिव मीनिंग रखता है ना। इल्म को अगर मैं बढ़ा दूं, इजाफा करूं, तो जनाब वो मालूमात की शक्ल इख्तियार करेगा। मुझे मालूमात दी गई, आपको मालूमात दी गई, यानी कि ये अपनी मीनिंग में प्लूरल है ना। तो हम ये बात तो बखूबी जानते हैं कि एक ऐसा लफ्ज जो कि कलेक्टिव अपनी अपनी अपने अंदर एक कलेक्टिव सेंस रखता हो, तो वो प्लूरलाइज सिंटेक्स में लिखा तो जा सकता है, मगर लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। लिखा जा बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि कलेक्टिव नाउन हैं और उनको हम प्लूरल सिंटेक्स में लिखते हैं, जैसे ग्रुप्स, टीम्स, है ना। मगर बहुत से ऐसे अल्फाज भी हैं कि जिनको प्लूरल सिंटेक्स में ना लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे एक लफ्ज है इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन लिखा जाना चाहिए, इंफॉर्मेशंस सही नहीं होगा। तो इस तरह से तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, बचा सी और डी। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेवरल इंफॉर्मेशन। बेटा अ लॉट ऑफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनकाउंटेबल के लिए, सेवरल इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल के लिए। सेवरल बुक्स, लिख लेना बेटा ये सारी बातें, ये जो बातें कर रहा हूं ये बातें तुम्हारे पास महफूज होनी चाहिए, सही है। मैं इंशाल्लाह कल जो मैंने है कल मैंने जो है ना वो तकरीबन 4-5 लेक्चर्स ऐसे थे जो कि लास्ट क्लासेस के थे, कल के 2 लेक्चर्स थे और फिर संडे की क्लास के थे। तो मैंने जब इनिशियली अपलोड किए थे तो वो प्राइवेट ऑप्शन मैंने उस पर मार्क कर दिया था, जो कि मेरी गलती थी। तो फिर मैंने अब उसको पब्लिक कर दी, यानी कि आपको कोर एप्टीट्यूड सेंटर के पेज पे, कोर एप्टीट्यूड के यूट्यूब चैनल पे 5 लेक्चर मिल जाएंगे, और आज जो 2 लेक्चर्स कंप्लीट होने को होंगे इंशाल्लाह वो भी आपको यूट्यूब जो कोर एप्टीट्यूड सेंटर का चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है कोर एप्टीट्यूड सेंटर के नाम से, तो आपको वहां पर ये इंफॉर्मेशन, ये लेक्चर्स हासिल हो जाएंगे, तो आप एक नजर वहां पर भी देख सकते हैं। सेंटेंस 2 ऑप्शन सी समझ आता है कि सही होगा। सर डी क्यों नहीं हो सकता? भाई सेवरल तो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन काउंटेबल है, इंफॉर्मेशन काउंटेबल है, बताओ अनकाउंटेबल है ना। तो जो चीज शुमार ना हो सके, जो चीज शुमार ना हो सके हम उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। इसी तरह से 2 अल्फाज जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया था कि सर लेस और फ्यू में भी यही फर्क है।
फ्यू इस्तेमाल होता है कम के लिए, लेस इस्तेमाल होता है कम के लिए, मगर फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल्स के लिए और लेस इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल्स के लिए, लेस इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। मैं कह रहा हूं फ्यू सोल्जर्स, फ्यू बुक्स, फ्यू रूम्स, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, समझ में आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूं लेस एनर्जी, लेस पावर, लेस एंथुजियाज्म, लेस कॉन्फिडेंस, लेस एंगर, समझ में आ रहा है? क्योंकि तमाम नाउन अनकाउंटेबल्स को रेफर कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब हमें जाना है आगे। सेंटेंस 2 ऑप्शन सी। जवाब समझ में आ रहा है? यकीनन समझ में आ रहा है। तो मुझे इस पर मजीद बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं होगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही वाली बात जो मैं जाहिर सी बात है इत्तेफाकी तौर पर आपसे डिस्कस कर रहा था, शायद वही बात आगे आ रही। देयर इज अ फ्यू एंगर अमंग ब्रोकर्स ओवर द रेग्रेसिव लॉ। कोई नया कानून मुतारिफ करवाया गया है जिसकी वजह से जो ब्रोकर्स हैं उनमें गुस्सा पाया जाता है। देयर इज अ फ्यू एंगर, बी देयर इज अ मैनी एंगर, सी देयर इज lots of and lots anger, option D there is much anger among brokers over the regressive law। ए नहीं है, यस ए नहीं है, ठीक है जी, ए नहीं है, there is much anger। सही है सर, मच की जगह मैनी नहीं हो सकता? अगर मिसाल ऑप्शन बी में लिखा है मैनी, मैनी क्यों नहीं हो सकता? मैनी क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो मोर देन वन को रेफर करता है। दिमाग चलाना है भाई, जबरदस्त। ठीक है, मैनी इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए, जबकि अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है इसके साथ मैनी इस्तेमाल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? ऐसे क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता जाता है, कंफ्यूजन खत्म होते चले जाते हैं। अगर मैं यही काम आपको सिर्फ घर में बैठ के करने के लिए दे दूं तो काम हो तो जाएगा, मगर उतनी ज्यादा बेहतरी से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जहन में सवाल होते हैं, उन सवाल के जवाब नहीं मिलते। जब क्लासरूम में आते तो सवाल ही भूल जाते हैं। चलो नंबर 4, आई प्रिफर वर्किंग a little more than going home। I prefer working a little more than going home, for going home, to going home, of going home, while going home। I prefer working a little more than, या for, या to, या of। सेंटेंस जो दिया गया है यकीनन इसमें गलती है। अब गलती को कैसे सही करें? I prefer working a little more than, I prefer working a little more of going home। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, समझाओ जरा, यहां पे गोइंग क्या है? गोइंग क्या है? गोइंग क्या है? शाबाश लारेब, शाबाश अरीबा, शाबाश, बेहतरीन, दिमाग चल रहा है भाई, बेहतरीन हो गया काम, शाबाश। नंबर 5, I have some furnitures in my living room। Option A, I have a few furnitures, I have some furniture, I have a little furniture, I have the few furniture। सर ऑप्शन डी तो गलत है, अगर हम फ्यू लिख रहे हैं तो उसके बाद तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। ऑप्शन सी, a little furnitures, सर ये भी गलत है, लिटिल फर्नीचर्स तो नहीं होना चाहिए था, लिटिल फर्नीचर होना चाहिए था, मामूली, थोड़ा सा, बहुत कम तादाद, बहुत कम मिकदार में कोई चीज मतलब फर्नीचर की है तो हमने कहा भाई लिटिल फर्नीचर, थोड़ा सा फर्नीचर है। बहुत सारे लोगों के घरों में फर्शी नशिस्त होती है, यानी कि लोग जमीन पर बैठते हैं, तो उनके यहाँ सोफा नहीं होगा, ठीक है ना, उनके यहाँ पूरा का पूरा ये सोफा सेट नहीं मिलेगा आपको, फर्शी नशिस्त है, खाना जमीन पर लगता है, तो क्या होता है वहां पे फर्नीचर बहुत कम होता है। आई हैव सीन little furniture at my brother's house, in my brother's house।
मैंने अपने भाई के घर में बहुत ही कम फर्नीचर देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। लिटिल फर्नीचर का मतलब है कि वो फर्नीचर बहुत कम तादाद मकदार में और इस्तेमाल उसका बहुत मामूली हद पे जाकर हो रहा होता। आई हैव सम फर्नीचर तो भाई गलत है, सम फर्नीचर तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? सवाल सेंटेंस सही क्यों नहीं हो सकता? सम फर्नीचर क्यों सही नहीं हो सकता? सम फर्नीचर्स क्यों सही नहीं हो सकता? सर सम तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ना कि जहां हम कहें कि भाई ये चीज शुमार की जा सकती है। फर्नीचर शुमार कर सकते हैं? फर्नीचर गिना जा सकता है? बोलो। फर्नीचर गिना जा सकता है। अच्छा, फर्नीचर गिना जा सकता है तो फिर इसके लिए सम इस्तेमाल हुआ। अब जब गिना जा सकता है तो फिर एस थोड़ी आएगा, फर्नीचर थोड़ी होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। प्रॉब्लम ये आ रहा है। अच्छा भाई, आई हैव अ फ्यू फर्नीचर्स नहीं, आई हैव सम फर्नीचर। ऑप्शन बी, आई हैव अ लिटिल फर्नीचर्स नहीं यार, ए सी और डी गलत है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉयज का राइट आंसर। अब देखो, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े ज़हीन है, अल्लाह ने उनको जाना से नवाजा है, मेहनती भी है, कोशिश भी करते हैं, दिमाग भी चलाते हैं। बस रीजंस ढूंढने हैं, रीजंस याद रखने हैं कि आखिर ये सही है तो क्यों सही है। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सेंटेंस के ऑप्शन देखते हैं, ठक करके हमारे दिमाग में आता है यार ये सही है, और वो सही भी होता है। मगर खतरनाक बात ये होती है कि अगर वो सही नहीं निकला तो हमारे नंबर हो गए जाए। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। ये जरूरी है, ये जरूरी है समझ। अच्छा भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैंने एरर डिटेक्शन की शीट 1 डिस्कस कर ली थी आप लोगों के थ्योरी पेपर में जाने से पहले, और उसके बाद मैंने क्या किया था, शीट 2 आप बच्चों को प्रोवाइड की थी। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, हाँ, आपका ग्रुप है, कोर अपडेट सेंटर के ग्रुप पर हैं आप, तो आपके पास वहां पर एक और वर्कशीट मौजूद होगी। एक और वर्कशीट जो मौजूद है उसमें अराउंड 100 सेंटेंसेस है। कितने? 100 सेंटेंस। ऐसा है ना अरीबा? बोलो हाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जरा मुझे बताओ बेटा, वजीहा, लारेब, रिमशा, तैयबा, क्या आपने उस वर्कशीट पे काम किया है? क्या आप लोगों ने उस वर्कशीट पे काम किया है? ठीक है, वो वर्कशीट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप उस वर्कशीट पे, अच्छा बेटा तैयबा, मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में, आप इंशाल्लाह ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे आज। तो मैं वो वर्कशीट आज आपके साथ शेयर कर लूंगा आपके ग्रुप पे, दोबारा से, पहले भी कर दी तो दोबारा कर दूंगा। तो फिर क्या करना, उस वर्कशीट में सेंटेंसेस है, उसमें से एरर फाइंड आउट करना, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। फिर मैं वो 100 सेंटेंसेस कल आप लोगों के साथ बैठ के इंशाल्लाह क्लास में सारे सेंटेंसेस कोशिश करूंगा मैं डिस्कस कर लूं वन बाय वन, कि गलती कहां है, क्यों है, कैसी है। आज के दिन, आज की रात बैठ के वो वर्कशीट बिल्कुल खा जाना, पढ़ लेना अच्छे से, ताकि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपकी जानिब से फिर मुकम्मल हो जाए। सही है? अरीबा सर सवाल करिए, कल क्लास होगी? जी बेटा इंशाल्लाह जरूर होगी। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, हफ्ते के 7 दिन आप क्लासें लगा रहे हैं हमारी, हमारा तो भुर्ता बन कर लिया। अब मसला ये है कि मैं 7 दिन क्लासें ना लगाऊं तो फिर मैं क्या करूं? बताओ, मैं 7 दिन क्लासेस ना लगाऊं तो क्या करूं? अब मेरे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, किसी बच्चे का प्रैक्टिकल था, पेपर्स थे, पेपर से पहले प्रिपरेशन थी, है ना? तो ये मसला था। तो अब मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई हफ्ते में 8 दिन हो जाएं, तो मैं 8वें दिन भी क्लास लगा दूं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख के जाएं। क्योंकि फिर ये क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है कि जनाब वो हमारे पेपर हो रहे थे, हमारे प्रैक्टिकल थे, या फिर हम जो है ना वो प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां ली हुई थी, इसलिए हम पढ़ नहीं सके, तो इसलिए ना हमें ना जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है ना वो ना आसान बना के देना। ये तो क्लेम कोई सुनेगा ही नहीं। अब जेएसएमयू के वाइस चांसलर हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, और ना ही वो हमारी नाजुक सूरत हाल को समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी तैयारी बेहतरीन करके जाना है। सही है? ये टारगेट है।
अगर आप लोग कहते थे नहीं नहीं सर जुमेरात को तो हमें किसी को वलीमे में जाना है, किसी को शादी में जाना है, किसी की सालगिरह है, किसी की कजन की शादी है ना, किसी के खानदान में अकीका है, ये सब तुम लोगों के प्रोग्राम है, तो मुझे बता दो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं तब भी क्लास लगाऊंगा। बस फिर ये हो जाएगा कि भाई सर जुनैद ने अपनी बात पूरी कर दी है, हम तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेंशन नहीं। हाँ कल होगी क्लास भाई। चलो हो गई मजाक मस्ती की बात, चलो सेंटेंस 6 पे आ जाओ। कल वैसे 7 बजे में क्लास कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है सर, एक्चुअली जाना है। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, मुझे बता देना कहाँ जाना है, मैं ड्राइव करवा दूंगा यहां से, टेंशन ही नहीं है। कुट लगानी चाहिए आप बच्चों की तो। चलो सेंटेंस 6, सेंटेंस 6 क्या कह रहे हैं, आई लाइक हिम बट यू आर मोर बेटर देन हिम। प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम, एक एडजेक्टिव को दो मेथड्स से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। आई लाइक हिम बट यू आर बेटर देन हिम। शाबाश शाबाश शाबाश। तैयबा का जवाब आ रहा है ठक करके, बेहतरीन। यहां सवाल होता है वहां पे जवाब आ जाता है, ये हो रही है कमाल की बात पे। सेंटेंस 6 ऑप्शन सी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सेंटेंस 6 ऑप्शन सी, जबरदस्त काम हो गया। और रीजन भी समझ में आ रहा है कि भाई एक एडजेक्टिव को दो तरह से थोड़ी कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, दैट्स इट। मोर बेटर थोड़ी होता है। अच्छा भाई, सेंटेंस 7, 6 हो गया, सेंटेंस 7, शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर्स आर ग्रेइंग। वो बहुत ज्यादा ओल्ड तो नहीं है, मगर उसके बाल ग्रे कलर के होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो स्याही है बालों की वो घटती जा रही। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरी उम्र इतनी थोड़ी है, मगर मैं गंजा होता जा रहा हूं, सर के बाल उड़ते जा रहे हैं। हाँ, उड़ते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, जगह खुलती जा रही है सर पे। ठीक हो गया, शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर्स आर ग्रेइंग। ओके, अब ऑप्शन ए, अच्छा इसमें गलती है, अभी देखते हैं। हेयर आर ग्रेइंग, बी हेयर इज ग्रेइंग, हेयर हैज ग्रेइंग, हेयर हैव ग्रेइंग। भाई सी और डी तो डिस्कशन से पहले ही हटा दो, सी और डी डिस्कशन से पहले ही दूर कर दो, बेकार ऑप्शन है। हैज के साथ ग्रेइंग कैसे आएगा, या तो ए है या फिर बी है। शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर आर ग्रेइंग, या हर हेयर इज ग्रेइंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बात हो गई तमाम, ऑप्शन ए इसका सही है। हेयर, सॉरी वेट 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 वेट, क्या बोल रहे हैं वो, शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर्स आर ग्रेइंग। अगर मैं कहता हूं हेयर्स गलत है, हेयर आना चाहिए, तो हेयर के साथ क्या आएगा, आर या इज। हेयर इज ग्रेइंग, अगर मैं हवाला दे रहा हूं, यकीनन हवाला दे रहा हूं सर के बालों का जो सबसे ज्यादा नुमायां होते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर तौर पे दिखाई दे रहे होते हैं, तो यकीनन मैं कहूंगा हेयर, और हेयर के साथ आएगा इज, हेयर के साथ आर नहीं आएगा। इस तरह से ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलो जी, सेंटेंस 7 हुआ डन। सेंटेंस 8, कमिंग टू वर्क लेट, कमिंग टू वर्क लेट इज राहुल यूजुअल प्रैक्टिस। काम पर देर से आना राहुल का तो रोज का मामूल है, सही है। प्रैक्टिस नजर आ रहा है, गलत लिखा हुआ, ये तो वर्ब है, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ब है, हमें चाहिए नाउन, तो PRACTICE वाला ऑप्शन चाहिए। हाँ ये वाला ऑप्शन चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई, कमिंग टू वर्क लेट, भाई कमिंग क्या है, जरन, कमिंग क्या है, जरन नाउन है, ठीक है ना। तो कमिंग टू वर्क लेट इज राहुल यूजुअल प्रैक्टिस, यूजुअली प्रैक्टिसिंग, स्पेलिंग गलत है, यूजुअली प्रैक्टिस नहीं जी, एडवर्ब थोड़ी चाहिए जो यूजुअली लिखेंगे, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। यूजुअल प्रैक्टिशनर ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही फरमाया, यूजुअल प्रैक्टिस, ऑप्शन सी सही है, गुड। चलो जी आगे जाते हैं, नंबर 9, सेंटेंस पढ़ो जवाब बताओ।
सेंटेंस 9। अच्छा भाई, किसी ने मुझसे सवाल किया कि सर क्लास में जो बॉयज हैं वो कहाँ हैं, कहाँ गायब है? तो देखो मेरे बेटे, अब मैं सबको समझा सकता हूं, घर से पकड़ के नहीं ला सकता, है ना। मैं अपनी जानिब से हफ्ते में 7 क्लासेस कोशिश कर रहा हूं अरेंज हो, चलें, बच्चे पढ़ लें। अब अगर बच्चे किसी भी और ऐसे काम में मसरूफ हैं जो उनकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, तो फिर उस पर कोई डिबेट बनती नहीं है, फिर कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब किसी के कुछ ऐसे काम जो कि पढ़ाई से, टेस्ट की प्रिपरेशन से ज्यादा जरूरी हैं, तो फिर उस पर बात ही नहीं। फिर हम दुआएं खैर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई मौजज़ा करवा दे और उन्हें पास करवा दे टेस्ट में। कोशिश तो कर रहे हैं, दुआ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 9, द कोर्ट हैज सेंड समन टू डायरेक्टर्स ऑफ 20 कंपनीज। समन किसे कहते हैं अनिबा? हुक्मनामा। अदालत से समन जारी होता है। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समन के माने होते हैं हुक्मनामा, जो कोर्ट से इशू होता है। अब उस हुक्मनामे में हो सकता है कि आपको किसी काम से रुक जाने या किसी काम के करने का कहा गया हो सकता है आपको कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया हो, है ना, या फिर हो सकता है कि आपको किसी जगह पर महदूद कर देने, लिमिटेड कर देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया हो। अगर गिरफ्तारी होती है ना किसी की, तो वारंट कहलाता है। गिरफ्तारी होती है तो वारंट कहलाता है। अगर आपको घर में नजरबंद किया जाता है तो उसके लिए सम्मन जारी हो जाता है। सही है, चलो जी। ऑप्शन ए नहीं है जी। बी सिमन, नहीं भाई, सिमन कहां से आ गई, कुछ नहीं, गलत है। उसके बाद सी सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का तो लेना देना ही नहीं बना, और स्पेलिंग भी गलत है, एस ई होता है सिमेंटिक्स में। ऑप्शन डी समन, सिंपल है, ऑप्शन डी सही है, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल, शाबाश, डी फॉर डॉक्टर। आई एम रीडिंग जेम्स बुक, आई एम रीडिंग जेम्स बुक, क्या करें? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? डी तो हो नहीं सकता, बी हो सकता है, बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई एम रीडिंग जेम्स बुक, मैं जेम्स की किताब पढ़ रहा हूं। चलो मुझे जरा एक साइंस बता दो इसकी, कि मैं जेम्स की लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूं, ये जो जेम्स की मिल्कियत में है वो किताब पढ़ रहा हूं? चलो बताओ, जवाब दो। मतलब जेम्स उस किताब का मालिक है या जेम्स उस किताब का लिखने वाला है? जवाब तो ठीक है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय, जवाब हो गया। लारेब कहती है सर लिखने वाला है, और तैयबा कहती है मिल्कियत है, रजिया कहती है मिल्कियत लग रहा है। अच्छा, आई एम रीडिंग द बुक ऑफ अ फेमस राइटर, दैट इज जेम्स। आई एम रीडिंग द फेमस ऑथर्स बुक, आई एम रीडिंग द फेमस बुक रिटन बाय जेम्स। अगर ऐसी कोई वजाहत होती तो हम फौरी तौर पे मान लेते कि भाई ये इस किताब के राइटर का, ऑथर का नाम। अभी तो फिलहाल जुमला देखने के बाद यही महसूस हुआ कि ये किताब जेम्स की मिल्कियत है, वो मालिक है, वो उसने खरीदी हुई है, मैं उससे लेकर पढ़ रहा हूं। ठीक हो गया, चलो। सेंटेंस 10 के बारे में बात हो गई। सेंटेंस 10 में कह दिया कि ऑप्शन बी इसका, बी फॉर बॉय इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, एक सवाल आया कि सर ये ऑप्शन बी जो सही हुआ है, इसकी कोई रीजन है, इसकी कोई लॉजिक है, या बस एनी एमी सही कर दिया? सर साइंस ये है कि जब कभी भी किसी ऐसा भी तो होता है ना, आई एम रीडिंग जेम्स दीज डेज, हाँ, तो आई एम रीडिंग जेम्स दीज डेज में और आई एम रीडिंग जेम्स बुक में तो फर्क हुआ ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, वजिया सही कह रही है, ऐसा हो सकता है, मगर सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है ना, आपके जुमले में और इस जुमले में तो फर्क आया है ना। अच्छा, जेम्स बुक। अब आओ जरा टेक्निकल पॉइंट भी समझ लें। भाई आपने इस नाउन को पॉसेसिव नाउन बनाया, आपने इस नाउन को पॉसेसिव नाउन की नेचर दी, जेम्स की किताब, जेम्स की किताब। जब हम पॉसेसिव नाउन रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पॉसेसिव नेचर देते थे नाउन को, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ओनरशिप को शो करता है।
अगर मैं कहा हुज बैग इज दिस, आपने कहा माई बैग। मैंने कहा हुज बैग इज दिस, आपने कहा अहमद बैग, यानी अहमद ने बस्ता बनाया नहीं है, अहमद उस बस्ते का मालिक है। सही है। अब इसमें जो अपोस्ट्रोफी मार्क लगा है, ये ऑप्शन बी वाला सही है, क्योंकि जिस लफ्ज के आखिर में ऑलरेडी एस मौजूद हो तो फिर एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी मार्क आ जाता है, एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी मार्क आ जाता है, बस अलग से एस नहीं आता उसमें। तो सेंटेंस नंबर 10 से 2 से 3 बातें सिखाई हैं। अपोस्ट्रोफी का यूज है, पॉजेसिव नेचर, और फिर उसके साथ साथ सेंटेंस 10 में ये भी क्लियर हो गया कि भाई जेम्स जो है वो इस बुक का ऑथर नहीं है, ऑनर है। ओके, समझ में आ गया। चलो सेंटेंस 11 पढ़ो, पढ़ो सेंटेंस 11। क्या कह रहे हैं सेंटेंस 11 में? हिज कैटल is going to graze in the field all day. Option A, his cattle are. Option B, his cattle spelling गलत, C spelling गलत, D, his cattle were going to graze in the field all day. Option A nearest, his cattle are going to graze in the field all day. अब मुझे एक बात समझाओ, यहां पर लिखा है हिज कैटल आर गोइंग से क्या मुराद है? वो घास चरने जा रहे हैं या वो घास चरने वाले हैं? गोइंग टू ग्रेस यानी कोई काम अनकरीब होने वाला है, कोई काम अनकरीब होने वाला है, यही सेंस है ना? यही सेंस है सर, ऑप्शन ए इसका सही है। मेरे बच्चों अजान हो रही है, जैसे ही अजान मुकम्मल हो जाती है मैं माइक ऑन करके दोबारा से बातचीत का आगाज करूंगा। हाँ बच्चों, डिस्कशन का आगाज करते हैं और इंशाल्लाह ये क्लास हम 9:15 तक लेकर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जाहिर है कि दरमियान में नमाज का वक्फा भी रहा और उसके बाद फिर कुछ देर रमजान के लिए रुक गए, अच्छी बात है, बेहतर बात है, मगर और उससे अच्छी बात यह है कि वक्त को जो है वो पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं 9:15 बजे तक आपकी क्लास को लेकर जाऊंगा। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे कह देना, और अगर सब सही है तो बस फिर हम 9:15 तक जा रहे हैं इंशाल्लाह क्लास लेकर, ठीक है? अच्छा भाई, हाँ बेटे रीवा बोलो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। नेट पैकेज ऑफ होने वाला है बेटा, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह जैसे ही रात में फ्री हो जाऊंगा मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे पूरा वीडियो लेक्चर आ जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है ना? और नेट पैकेज अपना करवा लेना, नेट पैकेज करवा लेना, सही है? हाँ शाबाश, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। हिज कैटल इज गोइंग, ये वाली तो एग्जाम्पल हो गई है सर, आपने डिस्कस कर लिया कि ऑप्शन ए इसका सही माना जाएगा, सही होगा। चलो जी आगे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, द क्राउड आर पुशिंग टूवर्ड्स द काउंटर। बच्चों वाली बात है, हाँ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, बच्चों वाली बात यह है कि सर ऑप्शन बी इसका जो है ठीक है, काम सही हो रहा है। क्यों है सही? भाई क्राउड है, कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ इज आता है, क्राउड है उसके साथ इज आता है। अच्छा अब एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं, छोटी सी है, याद रखने वाली, गौर से सुनना। देखो हम बहुत सारे ऐसे नाउन्स लिखते हैं कि जो प्लूरल इन सिंटेक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन्स लिखते हैं जो प्लूरल इन सिंटेक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं जनाब सीजर्स, अगर मैं कहूं जनाब ग्लव्स, अगर मैं कहूं जनाब टोंग्स,
अगर मैं कहूं जनाब ट्वीजर्स, है ना, और भी बेशुमार, और भी बेशुमार, तो ऐसे अल्फाज, मतलब ऐसे नाम है ये कि जिसको हम देखते हैं कि यार वो लिखे प्लूरल में जाते हैं, सिंगुलर में तो लिखे नहीं जाते। अब इनके ना दो तरीका कार। अब मैं ग्लव्स से, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे जिस जिसामत में पैदा किया है, उस जिसामत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऑर्गन्स मुझे दो दिए, पेयर्ड फॉर्म में दिए, जैसा कि हाथ है, टांगे हैं, आंखें हैं, कान है ना, पांव है, दो दो दिए पेयर्ड फॉर्म में। तो हम उसके लिए जो एसेसरीज इस्तेमाल करते हैं वो भी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, वो भी पेयर्ड फॉर्म में होती है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जनाब, अगर मैं तुमसे ये कहूं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर यहां पर आना चाहिए क्या? इज। क्यों सर? क्योंकि ये, अगर मैं कह रहा हूं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो मैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो मैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूं। अगर मुझे मोर देन वन ऑब्जेक्ट रेफर करने, अगर मुझे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स रेफर करने, तो मैं क्या लिख रहा हूं? सीजर्स आर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? सीजर्स आर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा है? ये ऊपर से जा रही कहानी, ऊपर से कहानियां नहीं जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं सीजर, इसका मतलब एक से ज्यादा कैंचियां मेरे सामने हैं, तो आर लिखा। अगर मैं कह रहा हूं अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, इसका मतलब है एक कैंची, एक चश्मा। मैं दुकान पे जाता हूं, मेरे पास वहां पे ग्लासेस होते हैं, मगर मैं जो पहनता हूं वो है अ पेयर ऑफ ग्लासेस। तो अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस वॉज, ग्लासेस आर, ग्लासेस वर। पॉइंट क्लियर? बोलो। ठीक है जी, ठीक है जी, जबरदस्त। मैं जा रहा हूं आगे। मेरे बात जहन में अचानक से आई तो मैंने कहा चलो बच्चों से मैं शेयर कर लूं, पता नहीं बच्चों के जहन में ये बात है या नहीं है। ऐसी बातें मेरे जहन में आती रहेंगी, मैं बताता जाऊंगा। सेंटेंस 12 ऑप्शन बी डन। 1 million hectares are a large piece of land. 1 million hectares are a large piece of land. 1 million hectare are, 1 million hectare is, 1 million hectares is, 1 million hectares are। वजिया कहती है सर ऑप्शन सी होना चाहिए। लारिफ कहती है सर ये सीजर वाला समझ में नहीं आया। अच्छा भाई, सीजर वाली बात आपको समझ में आई। लारिफ को हम आसान करके समझा देते हैं। भाई आपके पास ग्लासेस हैं, अभी आपके सामने रखें, आप उन ग्लासेस को देखिए गौर से। आप पेयर ऑफ ग्लासेस जो आप यूज करती हैं उसको देखिए गौर से, उसमें दो ग्लास लगे हुए, इसीलिए कहा गया अ पेयर ऑफ ग्लासेस। सही, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। तो आप जो इस्तेमाल करती हैं लारेब, वो एक चश्मा है, तो आप कहते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस। आपके घर में आप चश्मा इस्तेमाल करती हैं, आपकी वालदा करती हैं, आपके वालिद करते हैं, तीनों के चश्मे इकट्ठे रखे हुए हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि ये अ पेयर ऑफ ग्लासेस है, आपने कहा सर ग्लासेस हैं, ग्लासेस हैं। सही है। अब मैं अपने रूम में मौजूद हूं, मेरे रूम में मेरी कबर्ड है, कबर्ड में मेरे पास पेंट्स हैं, मेरे कबर्ड में मेरी पेंट्स रखी हुई हैं, यानी एक से ज्यादा है। अब अगर मैं किसी एक की बात करना चाहूं तो मैं कहता हूं अ पेयर ऑफ पेंट्स, अ पेयर ऑफ पेंट्स। अब आप कहेंगे सर पेयर ऑफ पेंट्स भी कह रहे हैं, अब भाई पेंट्स कहते हैं पांचे को, एक पेंट में दो पांचे होते हैं ना, एक पांचे वाली तो पेंट बनी नहीं आज तक, वो तो कुछ अजीब ही बन जाएगा। धोती होती हो भाई, उसका तो पांचे भी नहीं होता, यूं कह लो चलो। तो पेंट्स पांचे को कहा जाता है, यानी आप पेयर ऑफ पेंट्स कह रहे हैं, दो दो पांचे होते हैं उसको। ठीक हो गया? अब समझ में आ गया लारेब के? ओके, जबरदस्ती मत बोलना बेटा टालने के लिए कि हाँ हाँ सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो कह देना है, एक दफा में नहीं आया दोबारा कहना है, दोबारा भी नहीं आया तीसरी दफा कहना है, ताकि समझ के आगे बढ़ो। वापस पलटने का टाइम नहीं मिलेगा बेटा। ओके, नंबर 13,
ऑप्शन बी कहा गया हेक्टर इज 1 मिलियन हेक्टर्स या 1 मिलियन हेक्टर। 1 मिलियन एकड़ जमीन, इस तो आएगा, वो तो कंफर्म है, इस तो आएगा, वो तो कंफर्म है, मगर यहां पर हेक्टर होना चाहिए, हेक्टर होना चाहिए। सोचो, 1 मिलियन रुपी, 1 मिलियन डॉलर, है ना, 1 मिलियन डॉलर। सोचो दुनिया कहां चली गई यार। हम लोग टेस्ट में और दीगर चीजों में फंसे हुए हैं। अरसलान ऐश मजीद 2 लोगों के साथ जाता है जापान और 13 करोड़ रुपए जीत कर आता है। जापान जिसने बनाया था स्ट्रीट फाइटर गेम, भाई हमारा पाकिस्तान का लड़का उन्हीं को मार के आ गया। लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को भी खूब खूब कामयाबी दे बेटा। सेंटेंस 13 में हम आ गए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि हेक्टर होगा, जैसा भी मैंने मिसाल दी, 1 मिलियन रुपी, 1 मिलियन डॉलर, तो आप आगे जाके यूनिट बता रहे हो, यूनिट सिंगुलर में लिखा जाता है। ठीक हो गया? चलो जी आगे जाते हैं। प्लीज ब्रिंग अ सीजर एंड ट्रिम हिज हेयर। वाह भाई वाह, किसी बच्चे के बाल बहुत बड़े हुए हैं, मिस ने कहा है जाओ जल्दी से एक सीजर लेकर आओ और इसके बाल ट्रिम कर दो। तो अब ये पॉइंट अभी डिस्कस, पता नहीं क्यों वो पॉइंट पहले ही डिस्कस हो जाता है जिसको हम आगे देखे जा रहे हैं। तो एक कैंची मंगवाई होगी मिस ने, अब पेयर ऑफ सीजर मंगवाया। अब सीजर तो किसी सूरत से ही नहीं है, सीजर तो लिखा ही नहीं जा सकता, तो ऑप्शन बी सही है, अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक हो गया। अब अगर यहां पे लिखा हो प्लीज ब्रिंग सीजर्स, तब ग्रामेटिकली तो सही होता, मगर मीनिंग के एतबार से बात की जाए तो फिर मीनिंग के एतबार से ये सही नहीं था, प्लेसमेंट इसकी ठीक नहीं थी। सही है। अच्छा, नंबर 14 हो गया, डन। नंबर 15, बोथ द एयरक्राफ्ट्स हैव ऑलरेडी लैंडेड। बोथ द एयरक्राफ्ट्स हैव ऑलरेडी लैंडेड, इसमें मसला क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब सेंटेंस तो ठीक लग रहा है। नहीं बेटा लारे, आर्टिकल का मसला नहीं है, आर्टिकल का मसला नहीं है भाई, कुछ और मसला है। आओ समझते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, देखो जरा गौर करो, क्या लिखा है? ऑलरेडी, एक चीज पहले ही हो चुकी, एक काम पहले ही अंजाम दिया जा चुका है। तो सर ऐसे काम के लिए प्रेफर किया जाएगा, ऐसे काम के लिए प्रेफर किया जाएगा पास्ट परफेक्ट, है ना भाई। हम तो पहले ही बातें कर चुके थे, हम तो पहले ही इस चीज को पढ़ चुके थे, हम तो पहले ही इस चीज को जान चुके थे, तो भाई यहां तो पास्ट परफेक्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। 2 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, बोथ सही है। स्पेसिफाई कर रहे हैं सिर्फ उन एयरक्राफ्ट की बात करें जो जमीन पर लैंड कर चुके हैं, तो दा भी सही है। जब 2 हैं तो नाउन प्लूरल होगा एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ठीक हो गया। चलो भाई, सेंटेंस 15 डन हो गया। सेंटेंस 16, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट इन द कंट्री। क्या फरमा रहे हैं भाई? वन ऑफ द, ये तो पता है हमें, वन ऑफ द के बाद लिखे जाने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। वन ऑफ हिज बुक्स, वन ऑफ हिज पोएम्स, वन ऑफ हिज स्टोरीज। सही। यहां कह रहे हैं ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स, मशहूर तरीन एथलीट्स में से एक एथलीट। बेहतरीन भाई, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो बच्चे जवाब सही दे रहे हैं तो मैं क्यों इतनी कहानी लंबी करूं? जवाब सही दे रहे हैं इसका मतलब बच्चों को बात समझ में आ रही है। ग्रेट हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। नंबर 17, डिड यू वांटेड टू टेक मोर टाइम फॉर दिस? भाई डिड भी लिख रहे हैं, वांटेड भी लिख रहे हैं, तो ये बात तो समझ में आती नहीं है। ऑप्शन ए, हैव यू वांटेड। बी, हैड यू वांट्स। सी, डिड यू वांट। हैव यू वांट।
सर सेंटेंस में ग्रामेटिकल बेसिस पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्यों सर? क्यों? क्योंकि डिड का इस्तेमाल गलत तो नहीं था, वर्ब फॉर्म गलत थी। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से पता है कि भाई जब डिड लगाते हैं तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड थोड़ी ना होती है। सही हो गया, ऑप्शन सी सही है। रोहिणी इज अ गर्ल हु नोज अबाउट हिज ब्यूटी। रोहिणी इज अ गर्ल, रोहिणी वो लड़की है जो अपनी खूबसूरती के बारे में जानती है। सही है। अच्छा, सेंटेंस 18, अब जाहिर सी बात है प्रोनाउन गलत लिखा है। अब अगर रोहिणी की बात कर रहे हैं सही है भाई भजिया, आप कह सकते हैं गुड, बहुत ही मुश्किल था। प्रोनाउन का एरर है ना, प्रोनाउन की गलती है। तो करेक्शन में जब तुम्हें एनटीएस के पास पेपर उठा के देखते हो तो वहां पे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, मगर जब तुम पीएमसी के पेपर को उठा के देखते हो तो वहां ऐसे बेहुदा किस्म के सवाल नजर आ रहे हैं जिसमें मैं लफ्ज बेहुदा कहूंगा क्योंकि इतनी बच्चों वाली बात है कि जिसकी कोई हद नहीं। सही है ना? तो इसलिए इस तरह के भी क्वेश्चन देख के चले जाएंगे हम पेपर में इंशाल्लाह। तो सेंटेंस 18 ऑप्शन बी। और मैं चाहता हूं कि पेपर में ऐसे बेहुदा सवाल आ जाए भाई, आ जाए, ताकि 20 में से 20, 24 में से 24 पक्के करके आ जाए। सही है, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। ऐसे बेहुदा सवाल दे दें एनटीएस वाले, सिंध वाले, हम शर्मिंदा नहीं होंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऐसा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, शाबाश। चलो सेंटेंस 19, बॉयज लाइक आई एंड यू should meet more often. Boys like I and you should meet more often. Boys like I. भाई एक बात बताओ, इसमें ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है सेंटेंस 19 में, बॉयज लाइक आई एंड यू, ये सब्जेक्ट है या नहीं है? ये सब्जेक्ट है या नहीं है? अब अगर इस बात का फैसला करना है तो फैसला करने का आसान तरीन रास्ता है वो क्या, कि भाई उस बंदे मतलब उस प्रोनाउन को वर्ब से रिलेट करके देख लो। अगर वो वर्ब से डायरेक्टली रिलेट करता है, वो एक्शन उन्हीं लोगों का है, तो सब्जेक्ट, तो फिर वो सब्जेक्ट। तो इस एस्पेक्ट से जब देखा जाए तो बॉयज लाइक आई एंड यू ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मगर तरतीब का मसला है, तरतीब का इशू है। होना क्या चाहिए, बॉयज लाइक यू एंड आई, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब देखो बात छोटी सी है मगर कंफ्यूज हो जाता है इंसान, कंफ्यूज हो जाता है। अब ये तो सब्जेक्ट है ना, ये तो काम करने वाला है ना। अब अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो मैं उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रख देता तो कोई मसला थोड़ी होता, मगर जब मैं उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लगता हूं तो भाई सब्जेक्ट की जगह हुआ खाली, कुछ है ही नहीं। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को आपस में मुलाकात करनी चाहिए, हम मिजाज हैं, हमें मुलाकात करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, मुझे और तुम्हें करनी चाहिए, सेंस ये। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑप्शन ए सही। हाँ बेटा रीवा बोलो। अच्छा, अरीबा ने सवाल किया, नहीं आया समझ, सब्जेक्ट प्लेस कैसे मालूम करेंगे? मेरे अच्छे से बेटे, अरीबा ने सवाल किया, अब तुम लोग खुद बताओ मुझे इस वक्त सवाल करने वाला कौन है? अरीबा। तो अरीबा कौन है? सब्जेक्ट। सवाल सुनने वाला कौन है? सजुनेद। तो सजुनेद ऑब्जेक्ट है। सही हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस समझ में आता है। अब सब्जेक्ट हम कह रहे हैं उस बंदे को, उस नाउन या प्रोनाउन को जो कि एक्शन के साथ रिलेट है। सवाल किसने किया? अरीबा ने। तो अरीबा हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। अब पोजीशन की अगर बात कर लो तो पोजीशन की बात भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, सब्जेक्ट आता है फर्स्ट पोजीशन पे, काम से पहले, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अमूमन सेंटेंस के आखिर में होता है। तो भाई यहां
ऑप्शन ए में कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ओके, समझ में आ गया रिबा? चलो सेंटेंस 20 करो। These two executives are not very fond of one another. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहना है ऑप्शन ए में? अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं? आओ सेंटेंस पढ़। दीज टू एग्जेक्टिव्स आर नॉट वेरी फंड ऑफ वन अनदर, ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शन ए फंड ऑफ वन अनदर, फंड ऑफ ईच अनदर, नहीं भाई, नहीं भाई। सी फंड ऑफ ईच अदर, नहीं भाई। फंड ऑफ एवरी अदर, खुदा को मानो यार, इंतहाई फजूल किस्म के ऑप्शंस बने हुए। फंड ऑफ वन एंड अदर। दीज टू एग्जेक्टिव्स आर नॉट वेरी फंड ऑफ वन एंड अदर, यानी वो दोनों एग्जेक्टिव्स एक दूसरे से बात करने के शौकीन नहीं थे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे की मौजूदगी वो पसंद नहीं करते थे। आर नॉट फंड ऑफ वन एंड अदर, वन एंड अदर, तो सही तो लिखा है सेंटेंस में। ऑप्शन ए में लिखा आर नॉट फंड ऑफ वन अदर, बी आर नॉट फंड ऑफ ईच अनदर, सी आर नॉट फंड ऑफ ईच अदर। तो सी पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, पॉसिबल है, नियरेस्ट है, एग्जैक्ट नहीं है। दीज टू एग्जेक्टिव्स आर नॉट वेरी फंड ऑफ ईच अदर, ऑप्शन सी करीब तरीन है। अच्छा, ऑप्शन में वो भी नहीं लिखा ना, वन एंड अदर, वन अदर लिखा है, तो किसी जरूरत सही नहीं हो सकता ना। चलो भाई, सेंटेंस 20 तक हम पहुंच गए। 1 से लेके 20 सेंटेंसेस का अभी हमने काम तमाम कर दिया। अब इस वर्कशीट में वजिया कहती है सर वन एंड अदर क्यों लिखा होगा? मेरे अच्छे बेटे, हम कह रहे हैं कि सेंटेंस गलत है। अब अगर सेंटेंस गलत है, ये बात कंफर्म है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऑप्शन है जो कि हमें मार्क करना है, कोई ना कोई ऑप्शन है जिसे हमें मार्क करना है। अगर यहां पे होता ऑप्शन ई, नो चेंज, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो हम ऑप्शन ई की तरफ चले जाते। फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस एतबार से ऑप्शन सी है, सही है। यही तो सवाल है, क्यों? अच्छा, वैसे अब वन एंड अदर भी एक्सेप्टेबल होता वजीहा मैंने बुक में पढ़ा था। अच्छा भाई, आपस में बातें कर लो तुम लोग हैं। मेरे अच्छे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन की लिमिटेशंस देखते हैं। अब अगर मुझे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि 4 अल्फाज अंडरलाइन है, नो एरर वाला ऑप्शन ही नहीं रखा, नो एरर वाला ऑप्शन रखा ही नहीं है क्वेश्चन में, पेपर में, तो इसका मतलब है कि लाजमन कोई ना कोई एरर उसमें होगा, या उसमें से कोई ना किसी ऑप्शन को एरर मानना पड़ेगा। करीब तरीन भी अगर है तो एरर मानना पड़ेगा, करीब तरीन भी अगर है तो मैं एरर मानना पड़ेगा, सही है। वन एंड अदर क्यों होगा, पहला सवाल। अच्छा भाई, वन एंड अदर कैसे हो सकता है? वन एंड अदर इस सेंस में हो सकता है कि एक दूसरे की मौजूदगी के वो ख्वाहिशमंद नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो एग्जेक्टिव्स तो हैं मगर आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, तो वन एंड अदर फिर बिल्कुल सही है, इस तरह से तो बिल्कुल सही है ना। अब हमें ऑप्शन ही दिए हैं कि भाई ऑप्शन में से ढूंढो, तो फिर हम जा रहे हैं बड़ी मजबूरी में ऑप्शन सी के पास। चलो जी, सेंटेंस 20 तक हमारी कहानी पहुंची। हाँ बेटा, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, कौन इनकार कर रहा है?
अब सिचुएशन बेस करती है ना कि आप ईच अदर इस्तेमाल करेंगे या वन एनदर इस्तेमाल करेंगे। दो बंदों के लिए वन एनदर भी इस्तेमाल होता है और ईच अदर भी इस्तेमाल होता है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द बेटर टास्क फॉर द नोबल कॉज। वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे पर और एक दूसरे के साथ। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। ठीक हो गया? नहीं ठीक नहीं हुआ, जबरदस्त, क्या बात है भाई। भाई तो ठीक कैसे होगा पूछो। अच्छा भाई लाइबा ने एक रेफरेंस दिया, रेनन मार्टिन ने भी लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात है, रिसर्च कर लेना, कोई टेंशन थोड़ी है, मैं कहीं थोड़ी जा रहा हूं, देख लेना कोई मसला नहीं। मैं सेंटेंस 20 तक चला गया, सेंटेंस 21 से मेरा ख्याल है नहीं, आप बताएं ना। अरे मेरे मासूम बेटे मैं बता रहा हूं, अगर मुझे ये ऑप्शंस नहीं दिए जाते तो मैं इसे बिल्कुल सही मानता, मैं बिल्कुल सही मानता। वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर, एक दूसरे पर, के साथ और एक दूसरे पर, इन दोनों के मायनों में फर्क है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ मिलकर, है ना, एक काम करने जा रहा हूं, एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने जा रहा हूं। सो वो वी डिपेंड ऑन वन एंड अदर, हम एक दूसरे पर इंतजार करते हैं इस काम के लिए। अब हम फील्ड में पहुंचे, एक मैदान में पहुंचे, हमें बताया गया ये काम, तो मैंने कुछ काम किया और मजीद काम मैंने उसके साथ शेयर किया, तो फिर ये डिपेंडेंसी ईच अदर वाली। मैं उस काम को लेकर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक गया, वो उस काम को लेकर पॉइंट सी से पॉइंट एफ तक गया, तो ये ईच अदर वाला सेंस है, ये ईच अदर वाला सेंस है। चलो भैया मैं जा रहा हूं सेंटेंस 21 के टास्क को नेक्स्ट क्लास पर लेकर। अब मैं ये वर्कशीट तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पूरी अभी ग्रुप में, और इसके अलावा मैं एरर डिटेक्शन की वर्कशीट शेयर करूंगा, तो उस पर काम करके आना। कल की क्लास में फिर मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, आज तो मैं थक गया, आज तो मैं थक गया, मगर कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थका दूंगा। हो सकता है कि कल के दिन सर रजा का लेक्चर हो और उसके बाद मेरा लेक्चर हो सकता है कि 2 घंटे का लेक्चर मेरा ही हो। जी लारे, मैं इंशाल्लाह करता हूं इसको, अभी करता हूं बैठ के, ठीक है? इजाजत दें मुझे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।